ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर फैली हुई मंदी को लेकर। जी हां, ट्रक ऑपरेटर हो, बस ऑपरेटर हो, टैक्सी ऑपरेटर हो, 3 व्हीलर ऑपरेटर हो, हर कोई मंदी की मार झेल रहा है। इसके कई कारण हैं। सीधा कारण तो ये है कि कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन हुआ 6-7 महीने और उसके चलते मंदी आ गई है। लेकिन अगर हम याद करें तो 25 मार्च को जब लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। जो इकोनॉमी थी लगातार नीचे की ओर जा रही थी, मंदी लगातार फैल रही थी, नए वाहनों की बिक्री लगातार कम हो रही थी और कोरोना के आ जाने से और लॉकडाउन के आ जाने से एकदम से जो गिरावट थी उसको और स्पीड मिल गई। जैसे हम किसी ढलान से किसी वाहन को धक्का मार दें, उस तरीके से हाल हुआ हमारी इकोनॉमी का, हमारा जो काम धंधा था, हमारा जो कारोबार था उसका। तो आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम एक जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात हैं आज की डेट में और ये कब जाकर सुधरेंगे। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। तो शुरू करने से पहले एक बात हम सब समझ लें कि जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हमें ना एक भारी भरकम सा शब्द लगता है और कई बार तो हम वीडियो वहीं पर बंद कर देते हैं कि यार ये कोई अर्थशास्त्रियों वाली बात शुरू होने जा रही है, मुझे तो समझ में नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमी बेसिकली क्या है कि जब कारोबार चलते हैं, नई नौकरियां पैदा होती हैं, नई फैक्ट्रीज लगती हैं और काम ज़्यादा निकलता है फैक्ट्री से, नए नए ऑफिस बनते हैं, तो तब हम कहते हैं कि जो हमारा अर्थचारा है, जो इकोनॉमी है, वो अच्छी चल रही है। और अगर इसका एक मापदंड देखना हो तो वो होता है जीडीपी आंकड़ा। इससे भी कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी जो काम होता है पूरे देश के अंदर, चाहे किसी फैक्ट्री से कोई माल निकले या कोई सर्विस प्रोवाइड करे कंपनी, तो उसका कुल जोड़ होता है जीडीपी। तो जीडीपी के डेटे से सीधा सीधा एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि देश किस ओर जा रहा है, बढ़ रहा है या नीचे को जा रहा है, या धीमी रफ्तार से बढ़ रहा है या धीमी रफ्तार से पीछे को आ रहा है। तो एक आइडिया मिल जाता है जीडीपी से। और हर बिजनेसमैन, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो बस ऑपरेटर है, ट्रक ऑपरेटर है और या फिर वो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको जीडीपी के आंकड़े की तरफ नज़र जो है अपनी बनाए रखनी चाहिए। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब जीडीपी की रफ्तार कम होती है तो उससे हर तरह का जो ट्रांसपोर्ट कारोबार है वो प्रभावित होता है। मान लीजिए हम ट्रक की बात करें तो जब हमारा जीडीपी डेटा नीचे जाता है, मंदी आती है, तो फैक्ट्रियों में से माल उतना नहीं बन पाता है। बढ़ना तो दूर की बात होती है। अगर कोई फैक्ट्री 100 यूनिट बनाती है एक दिन के, तो वो 80 पर आ जाती है, 50 पर आ जाती है। तो माल अगर कम प्रोडक्शन होगी तो ट्रक भी तो कम ही निकलेंगे ना उस फैक्ट्री से। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम अपने आप प्रभावित हो गया। लोग रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे, लोग शादियों में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पर माल की खपत कम होगी, खपत कम होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम होगी। तो ट्रकिंग तो सीधे सीधे ही जो है जीडीपी से या जो हमारा अर्थचारा है उससे लिंक रहता है ट्रकिंग का जो काम है। अगर हम बसेस की बात करें तो बसेस भी तभी बढ़ती है अगर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, शादी ब्याह है या ऑफिस जाना है तो लोग बसेस का उपयोग करेंगे। जब ऑफिस बंद हैं, जब ऑफिस बंद हो रहे हैं, नई नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो बसेस को भी काम कम मिलेगा। और अगर हम टैक्सी की बात करें तो टैक्सी बहुत हद तक, अगर हम आउट स्टेशन टैक्सी की बात करें तो वो टूरिज्म पर निर्भर होती है। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर जाना होता है लोगों को तो टैक्सी का इस्तेमाल होता है। तो जब टूरिज्म ही बंद है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरी बंद है, होटल्स बंद हैं, तो टैक्सियों को काम कहाँ से मिलेगा। इसी तरीके से जो 3 व्हीलर की मूवमेंट है वो शहर के अंदर, वो भी जो लोग अपने ऑफिस जाते हैं, मार्केट जाते हैं, तो उनको काम मिलता है। लेकिन अगर नहीं जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। तो सभी का जो लिंक है, ये जो मैंने 4 सेगमेंट गिनाई आपको ट्रांसपोर्ट की, इनका सीधा सीधा लिंक जीडीपी के साथ है, इकोनॉमी के साथ है। तो हम देखेंगे कि इकोनॉमी आज की डेट में कहां पर खड़ी है और क्या इसके आगे उम्मीद क्या कर सकते हैं, कब हालात सुधरेंगे। तो पहले आज के हालात का अगर जायजा लें तो मैं 2-3 चीजें फटाफट आपसे शेयर करूंगा, बोर नहीं करूंगा, आपको उतना ही डेटा दूंगा जो आप आसानी से समझ सकें। हाल ही में जीडीपी डेटा आया है जो लेटेस्ट, उसने काफ़ी बवाल मचा। जीडीपी डेटा हर क्वार्टर का मैं आपको बता दूं कि आता है, हर तिमाही का 4 बार ये रिलीज होता है और फिर पूरे साल का डेटा आता है, जिससे पता चलता है कि दिशा क्या है, किस ओर देश जो है हमारा चल रहा है। तो पिछली तिमाही का जब नतीजे आए जीडीपी के तो उसने सभी को चौंका दिया। क्यों चौंका दिया? क्योंकि जो आंकड़े आए हैं वो ये थे कि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो जीडीपी दर है वो 25% से भी ज़्यादा गिर गई है। बड़ी नहीं है, गिर गई है। और ये देश के इतिहास में जब से जीडीपी की कैलकुलेशन हो रही है देश में, तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। आप इस बात को समझें
कि इस दौरान जब हम कह रहे हैं इतिहास में पहली बार, तो इस दौरान कई जंगें लड़ चुका है देश, उस समय भी जीडीपी इतनी नहीं गिरी है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हालांकि इसमें ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो कोरोना का ही है, वो लॉकडाउन का ही है, लेकिन सिर्फ कोरोना का नहीं हो सकता है। इसके तर्क में बहुत से साथी ये कहते हैं कि देखिए पूरी दुनिया की जीडीपी गिरी है, और बिल्कुल वो सही भी कहते हैं। लेकिन बहुत से हमारे दोस्त ये भी कहते हैं कि क्या हुआ अगर भारत की जीडीपी कम हो गई है, पूरी दुनिया की जीडीपी कम हुई है। पहली बात तो इसका जवाब ये है कि आप सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया की जीडीपी कम हुई है, लेकिन बाकी देशों की जीडीपी से हमें क्या लेना देना है भाई। हमारे ट्रक बस तो तभी चलेंगे जब हमारे देश की जो जीडीपी है वो सुधरेगी। लेकिन अगर हम दूसरे देशों की बात भी कर लें तो उसमें भी हम सबसे फिसड्डी जो देश है उनमें हम जो है शुमार हो चुके हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो 9.1% उनकी गिरावट आई है जीडीपी में, रशिया की 8.9, यूरोप की 11.7, इंग्लैंड की 20.4 और भारत की बात करें तो 25.6। सबसे घटिया जो अगर परफॉर्म किया है किसी देश ने बीते तिमाही में तो वो भारत है। और ये जो मैं डेटा दे रहा हूँ ये किसी चैनल का डेटा नहीं है, ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जारी किया हुआ डेटा है। और इस समय IMF को जो हेड कर रही हैं वो एक भारतीय ही है, गीता गोपीनाथ उनका नाम है, उन्होंने ये डेटा रिलीज किया है। और जाते जाते मैं आपको एक और आंकड़ा बढ़ा दे दूं कि अगर हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो इस तिमाही में -47% की ग्रोथ है, यानी कि 47% नीचे गिर गई है, कम हो गई है ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है। जीडीपी के बाद एक और डेटा देख लेते हैं तो आपको हालात की जो नाजुकता है वो आपको और जल्दी समझ में आ जाएगी। बांग्लादेश एक ऐसा पड़ोसी देश है हमारा जिसे हम एक गरीब देश मानते हैं, और ज़्यादातर हम कहते हैं कि बांग्लादेशी भारत में घुस आए हैं, भारत की नौकरियां खा गए हैं, इलीगल तरीके से यहाँ रहते हैं क्योंकि उनके देश में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए वो हमारे देश में इलीगली आते हैं। ऐसी बातें हमने कई दशकों से सुनी और कुछ हद तक ये बातें सही भी हैं। मैं आपको याद दिलाऊं कि 2016 तक हम बांग्लादेश से 43% आगे थे। अगर हम पर कैपिटा जीडीपी बोलते हैं कि हर व्यक्ति की आय अगर हम कंपेयर करें एक भारतीय की आमदन और एक बांग्लादेशी की आमदन, तो 43% ज़्यादा आमदन है एक भारतीय की 2016 में। लेकिन 2020 में क्या हाल है मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश भारत से आगे निकल चुका है, चाहे थोड़ा सी ही सही लेकिन आगे है और आगे बढ़ने की आशंका है। बांग्लादेश आगे बढ़े हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत बांग्लादेश से पीछे रह जाए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप समझ सकते हैं कि कितनी स्लो हो चुकी है भारत की ग्रोथ। इवन चाइना, कोई जमाना था कि हम चाइना से कंपेयर करते थे अपने देश को, लेकिन आज की डेट में यह है कि हम बांग्लादेश जैसे देशों से कंपैरिजन कर रहे हैं और उनसे पिछड़ रहे हैं। अगर हम पड़ोसी देशों की बात करें तो उसमें सिर्फ इस समय भारत जो है पर कैपिटा जीडीपी में पाकिस्तान और नेपाल से थोड़ा आगे है। सभी पड़ोसी जो देश हैं छोटे छोटे वो भारत से आगे निकल चुके हैं। बांग्लादेश, मालदीव्स, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भारत से आगे हैं पर कैपिटा जीडीपी के आंकड़ों में। मौजूदा जो आंकड़े आए हैं वो ये हैं कि बांग्लादेश पर आय, अगर पर व्यक्ति की जो आय है वो $1888 है और भारत की जो पर कैपिटा जीडीपी अब रह गई है वो $1877 प्रति व्यक्ति है। इसके अलावा बहुत सारे और भी आंकड़े हैं जिससे ये पता चलता है कि किस तरीके से जो बांग्लादेश है उनकी सरकार ने ऐसे कदम उठाए जिससे वो देश लगातार बीते कुछ सालों में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है और जो इंडिया के साथ उसका गैप था ना सिर्फ उसे उसने ख़त्म किया बल्कि अब भारत से आगे निकलने की कोशिश में है। बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट हुई हैं, अब बहुत बड़े बड़े ब्रांड वहाँ पर आए हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हैं जिसके कारण वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम भी बढ़ा है। एक और चीज़, हमारे बिकाऊ मीडिया ने बीते दिनों बहुत खबरें आई जब चाइना और अमेरिका का आपस में काफ़ी क्लैश चल रहा था, तो ये खबरें आई कि बहुत सैकड़ों जो कंपनियां हैं वो चाइना से निकल रही हैं, वो चाइना में अपने हेडक्वार्टर बंद कर रही हैं, खास करके जो अमेरिकन कंपनी है, और ये तमाम जो कंपनीज हैं वो अब भारत में आने वाली हैं और भारत की जो आर्थिकता है उसे बहुत ज़्यादा पुश मिलने वाला है। ये बात सही थी कि चाइना से बहुत सारी कंपनियां बंद हुई, लेकिन वो भारत नहीं आई। वो कहाँ चली गई? वो चली गई वियतनाम, वो चली गई इंडोनेशिया, वो चली गई बांग्लादेश। ये भी सोचने की बात है कि क्यों भारत में नहीं आई है। इतना बड़ा देश है और हमारी सरकारें कहती हैं कि बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हमारी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, तो भारत में क्यों नहीं आ रही हैं? वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसे देशों में क्यों जा रही हैं? तो ये मोटे मोटे जो मैंने आपको आंकड़े दिए हैं, जो बातें की हैं जिससे देश के हालात पता चलते हैं, और भी बहुत सारे आंकड़े मैं आपको देकर बोर नहीं करना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हैं कि कितनी बुरी हालात
हालात में इस समय जो देश है वो गुजर रहा है, जिसका मुख्य कारण है कोरोना लॉकडाउन। लेकिन उससे पहले से ही ये प्रेडिक्शन हो चुकी थी 2 साल पहले के बांग्लादेश जो है वो भारत को क्रॉस कर जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा है, भारत की स्पीड कम है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना लॉकडाउन को हम जो है वो दोषी ठहराकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। और अगर लॉकडाउन का ही असर है तो भी सरकार को कुछ ना कुछ इमीडिएटली करना होगा देश को इससे जो मंदी है इससे निकलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे देश दोबारा पटड़ी पर आ चुके हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कुछ देशों की, हमारे पड़ोसी देश ही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जल्दी इकोनॉमी उनकी लाइन पर आ गई। और चाइना कम होने के बजाय इकोनॉमी उनकी बढ़ गई है, जबकि वहां से कोरोना शुरू हुआ था। तो अंत में दोस्तों बात ये कर लेते हैं कि कब तक जो है हालात वो सुधरेंगे हमारे देश में। देखिए, इसका सटीक जवाब तो कोई नहीं है, कोई अर्थशास्त्री सीधी सीधी ये दावा नहीं कर सकता है कि कब कौन से महीने में हालात सुधर जाएंगे। लेकिन आप सीधा सीधा ये लगा के चलिए कि 6 महीने तक अभी कोई बहुत ज़्यादा हालात में सुधार नहीं होने वाला है। 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। अगर ये चीज़ रिवर्स होनी हुई, अगर ये मंदी से अगर बाहर देश को आना हुआ तो 6 महीने कम से कम आप लगा के चलिए, यानी कि 2021 में ही दोबारा हम कुछ तेजी देख पाएंगे। यही वजह है मैं ये कह रहा हूँ। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब तेजी आएगी तो बहुत ज़बरदस्त आएगी, इसे वी शेप रिकवरी बोलते हैं, कि बिल्कुल एकदम से नीचे गिरी इकोनॉमी और फिर बिल्कुल एकदम से ऊपर को जाएगी। बहुत अच्छा, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, सभी को काम मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, ट्रांसपोर्टेशन चलेगी, गरीबी दूर होगी। बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो, लेकिन टाइमिंग पता नहीं है बिल्कुल अच्छे से। 2021 आ सकता है, 2021 का आधा गुजर भी सकता है ये हालात वापस ठीक होने में। तो आप अगर ट्रांसपोर्टेशन के धंधे में हैं, जॉब कर रहे हैं, या अपनी गाड़ी है या ड्राइवर है, तो समझ लीजिए कि हालात अभी टाइम लगेगा। उसी हिसाब से आप अपने फैसले लें। नई गाड़ियां तो लेने की सोचें ही मत, और उस हिसाब से आप अपने फाइनेंसेस प्लान करें। इसमें हम यही कर सकते हैं। देखिए, देश को तो इस दलदल से बाहर निकालने का काम सरकार का है, और हमसे बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं जो रिपोर्ट्स में लिखा है। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, हम अपने घर के, अपने कारोबार के जो आंकड़े हैं, फाइनेंसेस हैं, उनको दुरुस्त कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं, और जितना हो सके अपनी आमदनी को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको जो बातें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होंगी, और आपका कुछ फ़ायदा होगा इस जानकारी से। ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी जानकारी में इजाफा हो। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो YouTube पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि सारी खबरें आपको हर रोज जो हम वीडियोस डाल रहे हैं वो आपको मिलते रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना, तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे, आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा, और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।